सेकेंड टॉपिक जो है वो आपका एक बेसिक इंग्लिश क्लास के नाम से आपका एक क्लास मिलेगा वहां पे, ठीक है। उसमें देखिएगा एक एक राइटिंग मिस्टेक एक हुआ है, उसमें हम चर्चा किए हैं इंग्लिश लैंग्वेज, व्हाट इज इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो उसमें एक लेटर छूट गया है लिखने के दौरान। तो वैसे तो लोग समझ ही गए होंगे क्योंकि उसको प्रोनाउंस सही किया गया है वहां पे, ठीक है। बस लिखने के दौरान जो है उसमें एक लेटर छूट गया है, तो फिर भी उसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में हम लिखाए थे कि इंग्लिश लैंग्वेज इज द, एक शब्द वहां पे हम लिखा है लिंगुआ फ्रैंका है। तो यही जो लिंगुआ फ्रैंका है इसमें का एन छूट गया है वहां पे, ठीक है। इसको ठीक कर लीजिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन थ्री टर्म्स। इंग्लिश लैंग्वेज इन बेस्ड ऑन थ्री टर्म्स, यही आपका इंग्लिश है ये। क्योंकि किसी भी सेंटेंस में ये तीन चीज पाया जाएगा, आपका एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, एक ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। सी से क्या हो जाएगा आपका कंप्लीमेंट। तो कहानी आपका यहीं से शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, या हर एक सेंटेंस में कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जिसमें आपको सब्जेक्ट नहीं होगा, वर्ब नहीं होगा, ऑब्जेक्ट या ये ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट नहीं होगा, ये होगा ही होगा। क्लियर है। और ये पहले से भी आप जानते होंगे, पढ़े ही होंगे कि सब्जेक्ट कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं किसी सेंटेंस में, वर्ब कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, कंप्लीमेंट कैसे। हम लोग थोड़ा थोड़ा इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट का मतलब आप सबको पता ही होगा, जिसको हिंदी में आप लोग क्या बोलते हैं, कर्ता, ठीक है। एस फॉर हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। नहीं तो इसको हम सबका नेम लिख देते हैं यहाँ पे, फिर उसको आगे यहाँ पे आप समझ लीजिए कि आपका एस फॉर हो गया आपका सब्जेक्ट, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं कर्ता। वी फॉर हो गया आपका वर्ब, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं क्रिया। ओ फॉर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। और ये जो सी फॉर है आपका होता है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट में आपको ध्यान देना है कि एक ही लेटर आपका चेंज हो जाएगा अगर, तो उसका मीनिंग बदल जाएगा। सी ओ एम पी एल ई एम ई एन टी यहाँ पे होता है। अगर यही COMPLIMENT हो जाएगा तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो ध्यान देना है आपको, COMPLEMENT यहाँ पे कंप्लीमेंट होगा। तो ये आपका चारों नाम हो गया। इसको हम लोग डिटेल से आगे समझते हैं कि सब्जेक्ट कैसे किसको कहा जाता है। सबसे पहला सब्जेक्ट जो है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट किसको कहा जाता है, तो इसमें इसका एक नॉर्मल डेफिनेशन सबको पता है कि इसके नाम में ही इसका मीनिंग छिपा हुआ है, करता। तो लोग बोलते हैं कि काम का करने वाला है जो आपका सब्जेक्ट कहलाता है। एकेडमिक लेवल पर यही आपको डेफिनेशन बताया जाता है। लेकिन साथ साथ इसकी हमको एक और बात ध्यान में रखना है कि अगर आप सिर्फ ये बात ध्यान में रखते हैं कि काम का करने वाला आपका सब्जेक्ट कहलाता है, तो ये सिर्फ इससे आपको सब्जेक्ट का पता नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल हम लिए, इंडिया इज द बेस्ट। इंडिया इज द बेस्ट। अब देखिएगा इस सेंटेंस की, अगर ये सेंटेंस है तो सब्जेक्ट भी है। आपको दिख ही रहा है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, इंडिया है। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इंडिया यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट है। तो क्यों सब्जेक्ट है, तो आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि जो चर्चा का विषय होता है वो भी आपका सब्जेक्ट होता है। क्लियर है।
काम का करने वाला तो होता ही है, साथ ही साथ कि जो सेंटेंस में चर्चा का विषय हो, मैटर ऑफ डिस्कशन हो, या जिसके बारे में हम बात करते हैं, ये भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इंडिया क्या है, चर्चा का विषय है, इस वजह से सब्जेक्ट है। जैसे एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, अगर हम बोले यहीं पे, ये आपका ऐतिहासिक एग्जाम्पल है कि राम किल्ड रावण। हाँ, यहाँ पे आपका वो डेफिनेशन काम करेगा कि काम का करने वाला है यहाँ पे राम के द्वारा क्या है, काम किया जा रहा है, एक्शन डूअर है, तो ये आपका सब्जेक्ट है। लेकिन एक और एग्जांपल लेते हैं हम, अगर यहीं पे हम बोल दे आपको कि अशोका वॉज ग्रेट, तो ये क्यों सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर देखा कि अशोका कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अशोका क्या है कि चर्चा का विषय है, उनके बारे में बात किया जा रहा था। यहीं पे क्लियर हो गया कि आपको दो बात अब ध्यान में रखना है कि काम का करने वाला तो सब्जेक्ट होता ही है, साथ ही साथ जो चर्चा का विषय है वो भी सब्जेक्ट होता है काम का करने वाले के साथ साथ। क्लियर है? मान लिया जाए कि आप ये बात भी भूल गए, ये बात भी भूल गए कि काम का करने वाला या फिर चर्चा का जो विषय है वो आपका सब्जेक्ट होता है, तो एक और तरीका है हमको सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने का, कि जो सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, क्या इसको नोट में समझ लीजिए। जिस सेंटेंस में भी मान लिया जाए कि अभी हम 3 सेंटेंस जो पीछे एग्जांपल में दिए हैं उसी में अप्लाई करते हैं इसको, तो उस सेंटेंस में हम हु से क्वेश्चन करेंगे, इसको समझ लेना है ट्रिक, कि हु से क्वेश्चन करेंगे। हु से क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो उस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, उस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। हु से क्वेश्चन करने पर समझ लेना इसको कि जो सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है उस सेंटेंस में हु से क्वेश्चन करेंगे और उसका आंसर जो आएगा वो सब्जेक्ट होगा। जैसे पीछे ही जो हम एग्जांपल लिए हैं कि इंडिया इज द बेस्ट, उसमें हमको पता करना है सब्जेक्ट कौन है, तो वहां आपका क्वेश्चन होगा कि हु इज द बेस्ट, क्वेश्चन कीजिएगा हु इज द बेस्ट, तब आपका वहां से आंसर निकलेगा इंडिया। बोलिएगा इंडिया इज द बेस्ट, तो पता चलेगा कि आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो एक और तरीका है आपका कि हु से क्वेश्चन करने पर जो आपका आंसर आएगा वो भी आपका सब्जेक्ट होगा। तो ये दो तीन तरीका से आप, एक तो हो गया कि जो चर्चा का विषय हो, काम का करने वाला हो, आप जिसके बारे में बात करते हैं, या आप हु से क्वेश्चन करने पर जो आंसर आएगा, इतना तरीका से आप सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। अगला आता है आपका वर्ब, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट तो हम लोग समझ गए, वर्ब जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से जो सबसे पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो आपका वर्ब ही करेंगे। वो क्यों इंपॉर्टेंट है तो अभी ही समझ सकते हैं आप, कि इस पूरे सेंटेंस में अगर बात किया जाए कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या जो कंप्लीमेंट आपका आता है, इसमें तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है तो वो वर्ब है। क्योंकि वर्ब के पास पावर है कि वो अकेले आ सकता है और अकेले आके एक सेंटेंस को इंडिकेट कर सकता है वर्ब। लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के पास इतना पावर नहीं है कि अकेले आके वो अपने आप को एक सेंटेंस बता दे। क्लियर है? दूसरा चीज है कि बिना वर्ब के आप आधा सेंटेंस भी नहीं बना सकते हैं। वर्ब को जो है इंग्लिश लैंग्वेज का एक तरीके से आत्मा बोला जाता है, जैसे शरीर में आत्मा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसलिए वर्ब को हम लोग अच्छे से समझेंगे, और सबसे पहला टॉपिक जो हमारा वर्ब ही होगा वही आपका बेसिक क्लास होगा, जो उसको आप बोल सकते हैं कि एक आधार, जो एक फाउंडेशन बनाना है, तो वर्ब को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो भी टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आता है सबसे ज्यादा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग इस एक आपको जो अभी हाल फिलहाल में आपका बीपीएससी टीआरई 2 का एग्जाम हुआ है, उसका क्वेश्चन भी हम लेके आएंगे।
उसका भी डिस्कशन करेंगे। वहां से आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कितने आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्लियर है? तो स्वक्षमता परीक्षा जो आपका होगा उसका जो है कि लेवल भी थोड़ा बीपीएससी से कम ही रहेगा। अगर उस लेवल बीपीएससी लेवल से आप क्वेश्चन बनाना सीख जाइएगा तो उसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो वर्ब को भी फाइंड आउट करने का 3 तरीका है। एक तरीका आप पहले से पढ़े होंगे कि जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले, वर्ब कहलाता है, जिसको आप लोग बोलते हैं एक्शन। ठीक है, ये एक ही शब्द में आ गया कि जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले, क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। इसके अलावा एक और तरीका से हम लोग पता कर सकते हैं कि अगर किसी स्टेट का पता चले, स्टेट का मतलब यहाँ पर हो जाएगा अवस्था। ठीक है, स्टेट का मतलब हो जाएगा अवस्था। अवस्था मतलब समझते हैं, जैसे कि बर्फ ठंडा है, ये अवस्था है। आग गर्म होता है, अवस्था है। कोई बच्चा सोया हुआ है तो सोना एक अवस्था है। कोई बहुत सुंदर दिख रहा है तो सुंदर दिखना है, क्या है? अवस्था है। तो यहाँ स्टेट हो गया। और तीसरा चीज है आपका पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। अगर जिससे किसी चीज के अधिकार का पता चल रहा है, मतलब सेंटेंस में आया हुआ वैसा शब्द जिससे आपको अधिकार को दिखाता है, वो भी आपका क्या कहलाता है? क्या? वर्ब कहलाता है। तो अब हम 3 तरीका से वर्ब को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्शन, स्टेट या पोजीशन। ये सब चीज कहाँ मिले आपको? तो हमेशा एक सेंटेंस में मिलेगा, क्योंकि पहले ही हम बता दिए कि इंग्लिश लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन 3 टर्म्स, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। क्लियर है? तो ये आपको ये वर्ब में 3 तरीका से फाइंड आउट करेंगे। तीनों का हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं अलग अलग। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पीछे एक एग्जाम्पल लिए थे हम, राम किल्ड रावण, उसी को समझते हैं। अब अगर इसमें आपको पूछा जाए कि इसमें कौन वर्ब है, तो बहुत सारे लोग याद किए हुए बचपने से कि भैया सब्जेक्ट के बाद तो वर्बे ना आता है। लेकिन ये आपका ठोस आंसर नहीं है, आपको कारण बताना पड़ेगा। यहाँ तो पता चल गया कि राम जो है काम का करने वाला है, इस वजह से क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन किल्ड से क्या पता चल रहा है? तो आपको बताना पड़ेगा कि किल्ड से एक एक्शन का पता चल रहा है। किल्ड से एक एक्शन का पता चल रहा है, इस वजह से ये वर्ब है। क्लियर है? एक और लेते हैं हम। जैसे आपको बताया, पहला हो गया एक्शन, एक्शन दिख गया तो वर्ब हो गया। दूसरा हम देख लेते हैं आपको स्टेट का, अवस्था का है। ये आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल को पढ़ना है और हमको देखना है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि राशिद सर लुक्स हैंडसम, जैसा कि हैंडसम दिख रहे हैं। है। यहाँ पे लुक्स जो है, इससे आपको स्टेट का पता चल रहा है, इस वजह से ये क्या है? वर्ब है। आपको पहले ही बताया कि स्टेट का मतलब क्या होता है कि जिससे किसी अवस्था का पता चले। तो सुंदर होना एक अवस्था है। ठीक है, और आपको सुंदर के लिए भी जो शब्द आता है उस पर ध्यान देना है। प्रयोग करने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट जो है किसी मेल के फोटो पर ही ब्यूटीफुल कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो कौन सुंदर, इस बात का भी ध्यान रखना है। इस वजह से हम हैंडसम लिखे हैं, क्योंकि हम मेल हैं। ठीक है? अगर कोई फीमेल के बारे में लिखे तो ब्यूटीफुल लिखेंगे। ठीक है, तो इस सब प्रयोग को थोड़ा समझना है। ठीक है, धीरे धीरे समझेंगे। तो राशिद सर लुक्स हैंडसम, यहाँ पे लुक्स स्टेट का पता चल रहा है, इसलिए क्या हो गया? वर्ब है। तीसरा एग्जाम्पल आपका लेते हैं पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। तो जिस चीज पर भी आपका अधिकार है, जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल पर आपका अधिकार है, आप मोबाइल का पासवर्ड किसी को नहीं बताते हैं, वो आपका क्या है? पोजीशन कहलाता है। जैसे एक बहुत पुराना फिल्म आया था अमिताभ बच्चन का, उसमें अमिताभ बच्चन बोलता है कि मेरे पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? तो शशि कपूर बोलता है कि मेरे पास माँ है। तो वो उस अधिकार को अपने माँ को दिखाता है, मतलब अपने माँ पर अधिकार को दिखाता है, और अधिकार के तहत बोलता है कि मेरे पास
माँ है, तो जो भी चीज आपके पास है उसी एग्जाम्पल अगर ले ले हम यहाँ, हम बोले कि आई हैव मदर, तो यहाँ पे जो हैव है इससे क्या पता चल रहा है आपको, पोजीशन का पता चल रहा है। इस वजह से ये क्या है, वर्ब है। तो इस तरीके से तीन चीज आपका क्लियर हुआ यहाँ। पहला एक्शन जिससे किसी काम के करने या होने का पता चला, दूसरा आपका है स्टेट अवस्था का पता चला, और तीसरा आपका है पोजीशन, ठीक है, ये अधिकार का पता चला। तो ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। क्या, और जिसको सब्जेक्ट और वर्ब समझ में आ गया उसको ऑब्जेक्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि सीधा सा बात है, अगर कोई सब्जेक्ट यानी कोई कर्ता कोई काम करेगा, कोई एक्शन करेगा, तो उसका कोई ना कोई तो प्रभाव होगा, किसी न किसी पर तो उसका प्रभाव पड़ेगा या कोई ना कोई उससे प्रभावित होगा। हर काम का एक प्रभाव होता है, ठीक है। जैसे कोई स्टूडेंट तैयारी करता है, ये उसका काम है एग्जाम का तैयारी करना, अगर वो अच्छे से पढ़ा, सही कंटेंट के साथ, सही स्ट्रेटजी के साथ, और एग्जाम पास कर गया, तो उससे भी बहुत लोगों को प्रभाव पड़ेगा, बहुत लोग प्रभावित होगा। अगर वो अच्छे से नहीं पढ़ा, सही कंटेंट उसको नहीं मिला, अगर वो एग्जाम फेल कर गया, तो उससे भी बहुत लोग प्रभावित होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको समझना है कि हर एक काम का एक प्रभाव होता है, और उस काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है या उस काम से जो प्रभावित होता है वही आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे हम पिछला एग्जाम्पल ही लेते हैं, जो आपका एग्जाम्पल आया था कि राम किल्ड रावण। राम किल्ड रावण। अब यहाँ आपको क्लियर पता चल रहा है कि राम सब्जेक्ट है, काम का करने वाला, किल्ड आपका एक्शन है, इससे किसी काम के करने का पता चल रहा है। अब ये किल किया तो भैया इसके काम से प्रभावित कौन हो रहा है, किस पे प्रभाव पड़ा है, तो सब लोग जान रहे हैं कि इनके काम से रावण क्या है, मर गया। तो यहां से आपका स्पष्ट है कि काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है यानी काम से जो प्रभावित होता है वो आपका क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जब हम बोले नेहा इट्स अ मैंगो। अब यहाँ आ जाइए तो देखिए नेहा आपके सब्जेक्ट है, ईट आपका वर्ब है। सीधा सा बात है कि ईट का मतलब खाना, जब ये आम खाएगी तो खाने का प्रभाव किस पे पड़ेगा, आम पर। तो ये आम जो है आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां से क्लियर हुआ कि सीधा सा ऑब्जेक्ट बहुत आसान है, काम का प्रभाव जिस पे पड़ता है, काम से जो प्रभावित होगा वो आपका क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्लियर है। तीसरा वाला थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट में अक्सर स्टूडेंट को दिक्कत होता है, तो इसको समझ लीजिए अच्छे से। ये कंप्लीमेंट कब आएगा, तो पहला बात आप समझ लीजिए कि जैसे आपको ऑब्जेक्ट का एक पहचान हो गया कि किसी न किसी काम का प्रभाव पड़ेगा या किसी न किसी काम से वो प्रभावित होगा, लेकिन जब भी कभी आपको एक ऐसा सेंटेंस मिले कि आपको लगे कि भाई वर्ब का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, किसी पर कोई प्रभावित नहीं हो रहा है, ठीक है, तब वो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो क्या होगा, तब कंप्लीमेंट होगा। ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं पिछला वाला ही, जो आपको हम बताएं कि राशिद सर लुक्स हैंडसम। राशिद सर लुक्स हैंडसम। इसको थोड़ा और पीछे लिखते हैं, थोड़ा सा उधर से कट रहा है, कैमरा में नहीं आ रहा है, चलिए यहां से समझते हैं। अरे भाई अच्छा से लिखा।
राशिद सर लुक्स हैंडसम, दिख रहा है। तो अब यहाँ आपको पता है कि राशिद सर सब्जेक्ट है, लुक्स आपका वर्ब है, क्योंकि इससे एक अवस्था का पता चल रहा है, स्टेट का पता चल रहा है। ये आपको पीछे हम समझाए हैं कि ये आपका वर्ब क्यों है, क्योंकि इससे आपको एक स्टेट का पता चल रहा है, अवस्था का पता चल रहा है, इस वजह से ये वर्ब है। लेकिन क्या इसके वर्ब से कुछ प्रभाव पड़ रहा है किसी पर? कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो अब यहीं पर क्वेश्चन आया है कि सर तो फिर हैंडसम क्या है? तो अब यहीं पर आप बोल सकते हैं कि हैंडसम जो है आपका कंप्लीमेंट है। क्या बोल सकते हैं? हैंडसम आपका कंप्लीमेंट है। अब जैसे ही आप बोले कि हैंडसम कंप्लीमेंट है, तो सामने वाला थोड़ा सा जानकार होगा तो एक क्वेश्चन पूछ देगा कि ठीक है, तो बताइए कॉम्प्लीमेंट में क्या है। तो सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट में होता क्या क्या है, तभी तो आप बता पाइएगा कि कॉम्प्लीमेंट में क्या है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट में कि क्या क्या आ सकता है, क्या क्या होता है, वही आएगा सेंटेंस में। तो यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट में आपको तीन चीज आ सकता है, या तो नाउन आ सकता है, या तो एडजेक्टिव आ सकता है, या तो एडवर्ब आ सकता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट में आपका यही तीन चीज आपको आ सकता है। अब यहाँ से आपको सबको नॉर्मली पता ही है कि हैंडसम क्या है। तो हैंडसम जो है एक तरीके से एडजेक्टिव है। आपको पता है कि एडजेक्टिव जो है नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताता है। एडजेक्टिव का पावर सीमित है, लिमिटेड है, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं भैया कॉम्प्लीमेंट में ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्लियर है? इसका और भी एग्जाम्पल है, वो देख लेते हैं हम लोग। अगर हम बोले यहाँ पे कि सीता इज अ स्टूडेंट, तो ये भी एक सेंटेंस है। यहाँ आपको क्लियर पता है कि सीता सब्जेक्ट हो गई, ये आपका वर्ब हो गया। अब यहाँ बात आएगा स्टूडेंट का, तो क्या कि वर्ब का कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या स्टूडेंट पे? कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो जैसे ही आपको एकदम आसान हो गया अब बात आपका कि वर्ब का अगर कोई प्रभाव होगा, एक्शन का कोई प्रभाव होगा, कोई प्रभावित होगा, तब वो ऑब्जेक्ट है। और जैसे ही पता चला कि अरे उससे तो कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है, उससे कोई प्रभावित ही नहीं रहा है, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, तब वो हो गया आपका कंप्लीमेंट। क्या हो गया? कंप्लीमेंट। अब बात आएगा कि भैया कंप्लीमेंट में क्या है, तो सबको पता है कि स्टूडेंट जो है आपका क्या है? नाउन है। अब कोई पूछेगा कौन सा नाउन है, तो ये भी आप पढ़े होंगे, नहीं तो आगे हम लोग पढ़ेंगे ही कि स्टूडेंट आपका कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन का सिंपल सा डेफिनेशन है कि एक नाम लेने से अगर सबका पता चल जाए तो आपका क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन कहलाएगा। तो स्टूडेंट है कि जितना भी स्टूडेंट है सबका पता चल रहा है, ठीक है। यही अगर बोल दिए कि सीता कौन नाउन है, तो सीता भैया किसी खास लड़की का नाम है, ठीक है, तो सीता आपकी प्रॉपर नाउन हो जाएगी। तो ये सब हम लोग नाउन टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां क्लियर हो जाएगा। तो ये दो चीज क्लियर हुआ आपका कि पहला हो गया आपका क्लियर कि कंप्लीमेंट में एडजेक्टिव भी आता है और नाउन भी आता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं इसका। यहाँ देख लेते हैं कि आलिया इज ब्यूटीफुल। सबको दिख रहा है आलिया इज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर भी देखिए कि आलिया सब्जेक्ट है, इज वर्ब है। अब आ गया ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है? तो यहाँ भी देखिए कि भाई कोई प्रभाव पड़ने वाला सेंस नहीं मिल रहा है, कोई एक्शन का पता नहीं चल रहा है यहाँ। तो सीधा सा ब्यूटीफुल आपका क्या हो गए? कंप्लीमेंट है। अब कोई पूछे कि भैया कंप्लीमेंट में क्या है, तो ये भी आपको पता है कि ब्यूटीफुल भी आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। तो दो चीज यहाँ पे क्लियर हो गया, नाउन और एडजेक्टिव। एक बचा है आपका एडवर्ब। एडवर्ब का भी हम लोग देख लेते हैं। ये आपका नाउन है, यहीं पे देखते हैं।
अब बोल दे नेहा रन्स फास्ट, नेहा रन्स फास्ट। अब यहां देखिए कि नेहा सब्जेक्ट है, रन आपका वर्ब है, अब बात आएगा फास्ट। तो यहां भी देखिए कि दौड़ने से भाई आपको फास्ट को कोई मतलब नहीं है। यानी अभी तक आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे कि कंप्लीमेंट का बेसिकली मतलब यही पता चल रहा है कि सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कंप्लीमेंट से, कि सब्जेक्ट यहाँ भी पता लगा कि भाई आलिया ब्यूटीफुल है। कंप्लीमेंट का सिंपल सा मतलब हो गया कि सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि भैया कि आलिया क्या है, ब्यूटीफुल है। कंप्लीमेंट का ही काम है। यहाँ देखिए कि राशिद सर हैंडसम है, और यहाँ आपको क्लियर पता लगा कि भैया सीता स्टूडेंट है। और यहाँ भी देखिए तो पता चला कि नेहा के बारे में बोला है कि नेहा भैया कैसे दौड़ती है, तो फास्ट दौड़ती है। इतना पता चल गया आपको कि ये भी आपका कंप्लीमेंट है। लेकिन अब बात आया कि फास्ट कंप्लीमेंट में क्या है। तो फास्ट को लेके अक्सर बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं। मान लेना है आपको कि कभी भी फास्टली शब्द का प्रयोग नहीं होता है। कोई भी दौड़ेगा फास्ट ही होगा, ठीक है। देखिए ये गलती होता क्यों अक्सर बच्चों से, क्योंकि कुछ लोग हैं जो याद कर लिए हैं कि जिसमें एलवाई लगा होता है वही आपका एडवर्ब होता है। तो ये बात सही है कि एडवर्ब में एलवाई लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एडवर्ब में आपको एलवाई लगता है। कुछ ऐसा भी एडवर्ब है जो बिना एलवाई लिए हुए ही वो एडवर्ब का काम करता है। उसमें से एक आपका फास्ट है। तो फास्ट जो है, मान लीजिए कि आपका एक एडवर्ब है, तो कंप्लीमेंट भी हो गया आपका, एडवर्ब भी हो गया। इसको हम ऊपर लिख देते हैं। ये आपको दिख नहीं रहा है, कैमरे में नहीं आ रहा है। यहां ले लेते हैं इस एग्जाम्पल को, नेहा रन्स फास्ट। तो फास्ट जो है बिना एलवाई लिए हुए ही आपको एडवर्ब का काम करता है। तो सबसे पहले तो ये कंप्लीमेंट है, और कंप्लीमेंट में आपका एडवर्ब है। कभी भी फास्टली नहीं होगा, आपको अलग से याद रखना है। तो ये आपका तीन चीज क्लियर हुआ, तीन नहीं चार चीज। पहला सब्जेक्ट क्लियर हुआ, सब्जेक्ट किसको कहा जाता है वो समझे हम लोग। दूसरा आपका वर्ब क्लियर हुआ, वर्ब किसको कहा जाता है। तीसरा हमारा ऑब्जेक्ट समझे, और चौथा हमारा कंप्लीमेंट समझे कि कंप्लीमेंट किसको कहा जाता है। ये आपका बेसिक बात सब है। इसी के बाद हम लोग टॉपिक पे आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद सीधे हम लोग का टॉपिक शुरू हो जाएगा जीरो लेवल वर्ब।